और अब शुरू होता है खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। आपकी हर खबर आपके पसंदीदा अंदाज में बिना वक्त गंवाए। सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज की आउटस्टैंडिंग बिग एंड बोल्ड खबरें। सबसे पहले बात होगी उस इमाम की जिसने मदरसे में पढ़ने वाले अपने ही छात्र का कर दिया बेरहमी से कत्ल। तौसीफ ने जिंदगी तबाह कर दी। ये शब्द हैं उस महिला के जो अब इस दुनिया में नहीं। इसी महिला के जख्मों की पूरी कहानी आज आपको बताएंगे। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान में अब पेट्रोल पर मचा हुआ है गदर। क्या है जिन्नालैंड में पेट्रोल का दाम पर लीटर, ये भी आपको बताएंगे। और चांद के कितने करीब पहुंचा चंद्रयान, आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा देखिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ आज बिग एंड बोल्ड में ये सब अहमियत के साथ। सबसे पहले ये अहम खबर देखिए, सनी देओल की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। शो हाउसफुल जा रहे हैं, लेकिन कानपुर के एक थिएटर में गदर 2 देखते देखते गदर में बदल गई। देखिए जरा। लात घूसों और थप्पड़ों की बारिश हो रही है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। काले कपड़े पहने बाउंसरों ने थिएटर में ऐसा गदर मचाया कि पुलिस भी बेबस नजर आई। तस्वीरें कानपुर के साउथ एक्स मॉल की हैं, जहां गदर 2 फिल्म के दौरान बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि नाइट शो के दौरान हॉल का एसी बंद हो गया। जब कुछ दर्शकों ने पैसे रिफंड करने की मांग की तो मॉल के बाउंसर भड़क गए और पुलिस वालों की मौजूदगी में दर्शकों को खींच खींच कर मारा। पुलिस ने मॉल के बाउंसरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी और मौके पर मोबाइल से बनाए गए वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाने की तैयारी। और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और पंजाब से लेकर यूपी तक सैलाब का प्रहार थमने का नाम नहीं ले रहा। जरा देखिए हालात क्या हैं। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन, हिमाचल में चारों तरफ तबाही है। पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। तस्वीरें शिमला की हैं, जहां पहाड़ से आए सैलाब ने शिव मंदिर को तबाह किया। 20 से ज्यादा लोग मलबे में दफन हो गए। मंडी के सरका घाट से भूस्खलन का डरावना वीडियो सामने आया। 10 सेकंड के अंदर 3 मंजिला मकान मलबे में बदल गया। पहाड़ तोड़ बारिश और भूस्खलन ने हिमाचल प्रदेश का नक्शा बदल दिया है। रिहायशी इलाकों में कई फीट मलबा भरा है। लगातार बारिश होने के बाद बीबीएमबी की ओर से डैम से पानी छोड़ा गया तो पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। पंजाब में आनंदपुर साहिब के पास सतलज नदी का उफान तबाही मचा रहा है। सैकड़ों एकड़ की खड़ी फसल डूब गई। कई गांवों का संपर्क टूट गया। वहीं भाखड़ा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से हालात और खराब हो गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का हाल देखिए। शारदा नदी में नेपाल से छोड़े गए पानी ने तबाही मचा रखी है। 5 तहसीलों की कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है। अमरोहा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक बुजुर्ग बह गया। गनीमत रही कि बुजुर्ग ने तैरकर अपनी जान बचा ली। और अब सबक देखने वाली ये खबर देखिए, पानी से खिलवाड़ कैसे जान पर भारी पड़ सकता है। इसकी तस्वीरें सामने आई मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां भैरव कुंड में पिकनिक स्पॉट में लापरवाही ने 3 युवकों की जान ले ली। तीनों युवक अपने दोस्तों के साथ गहरे पानी में पहुंच गए, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया, जिसमें दिख रहा है कि तीनों युवकों को बचाने के लिए चिल्लाया तो जा रहा है। वो लोग भी चिल्ला रहे हैं जो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। तीनों युवक देखते ही देखते पानी में समा गए। पानी इतना गहरा था कि 2 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी शव बरामद नहीं किए जा सके। बताया जा रहा है कि 14 युवक 15 अगस्त को इंदौर से भैरव कुंड घूमने आए थे। इस दौरान 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ऐलान किया कि वो कावेरी नदी का 10 टीएमसी पानी तमिलनाडु को देने के लिए तैयार है। लेकिन उनके इस ऐलान के बाद कर्नाटक में किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में कुछ किसानों ने पानी में उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कर्नाटक में कावेरी नदी पर केआरसी डैम बन रहा है, जिससे कावेरी के पानी को रोका जाता है। इसी डैम के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि राज्य में सिंचाई के लिए पहले से ही पानी की कमी है। ऐसे में कावेरी का पानी तमिलनाडु को दे दिया जाएगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। रक्षणे ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ನೀರು ಕೊಡಿಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ। और अब आपको बताते हैं कि सालों से चला आ रहा कावेरी जल विवाद है क्या। अंग्रेजों के जमाने से कावेरी के पानी के बंटवारे पर विवाद है। 1924 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच समझौता हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद 1986 में तमिलनाडु ने केंद्र से ट्रिब्यूनल गठन की मांग की। 1990 में तमिलनाडु की मांग पर ट्रिब्यूनल का गठन भी हुआ। 2007 में ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट का कर्नाटक ने जमकर विरोध किया। 2013 में ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट पर केंद्र ने मुहर लगा दी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और ट्रिब्यूनल कावेरी जल विवाद को सुलझा नहीं पाए।
और अब चंद्रयान 3 का चांद की सतह पर उतरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज इसरो ने चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से उसके लैंडर मॉड्यूल को कामयाबी के साथ अलग किया। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर और रोवर दोनों मौजूद हैं। अब यहां से आगे का सफर विक्रम लैंडर को अकेले तय करना है। पृथ्वी से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है और इस वक्त लैंडर मॉड्यूल चांद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी चांद तक का सफर लगभग पूरा होने वाला है। और अब धीरे धीरे लैंडर की रफ्तार कम की जाएगी और फिर 23 अगस्त को वो ऐतिहासिक वक्त आएगा जब भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर तिरंगा लहराएगा। मेरी आत्महत्या की वजह तौसीफ पठान है, ये शब्द हैं उस हिंदू महिला के जिसने आत्महत्या से पहले अपने सुसाइड नोट में अपनी सारी आप बीती बताई है। इसी सुसाइड नोट में महिला ने तौसीफ पठान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिला गुजरात के अहमदाबाद में अपने पति और 2 बेटियों के साथ रहती थी। कुछ समय पहले अचानक तौसीफ इस महिला को मैसेज करके परेशान करने लगा। तौसीफ अक्सर महिला के साथ छेड़छाड़ भी करता था। मृतका ने तौसीफ की हरकतों का विरोध किया, लेकिन वो उसे लगातार परेशान करता रहा। अगर महिला एक नंबर ब्लॉक कर देती तो वो दूसरे नंबरों से उसे कॉल करना शुरू कर देता था। आखिरकार महिला तौसीफ से इतनी तंग आ गई कि उसने मौत को गले लगा लिया। इस हिंदू महिला की मौत का जिम्मेदार सिर्फ तौसीफ है। इसी तौसीफ ने गुजरात में रहने वाली हिंदू महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। महिला के सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि तौसीफ घर में घुसकर छेड़खानी करता था, व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेजेस भेजता था, कॉल करके बदनाम करने की धमकी देता था। तौसीफ ने महिला को धमकी देते हुए यह भी कहा था कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगा और समाज में तुम्हें बदनाम कर दूंगा। और ये करते हुए अगर एक नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था तो दूसरे नंबरों से वो कॉल करके अपनी हरकतों को दोहराता था। जिस मदरसे में छात्र दीनी तालीम हासिल करने जाते हैं उसी मदरसे के इमाम पर 12 साल के छात्र की हत्या का आरोप लगा है। मामला असम के कठार जिले का है, जहां मदरसे के इमाम रहमान खान को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इमाम उस पर लगे आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन प्रशासन ने मदरसे को सील करके जांच शुरू कर दी है। हत्या का खुलासा तब हुआ जब मृतक का दोस्त उसे सुबह की नमाज के लिए जगाने गया, लेकिन वहां छात्र की लाश देखकर उसके दोस्त घबरा गए। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। आशंका जताई जा रही है कि छात्र की हत्या सुबह 3 से 4 के बीच में की गई। और जिस इमाम पर मदरसे के छात्रों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होती है, उसी ने छात्र का मर्डर कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना के दिन छात्र बगैर इमाम को बताए हॉस्टल से कहीं बाहर चला गया था। आरोप है कि इमाम रहमान खान इसी बात से नाराज था। पुलिस को आशंका है कि छात्र की हत्या इसी नाराजगी की वजह से की गई है। फिलहाल इमाम पर धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर, कर्नाटक के बीदर में लोकायुक्त की टीम ने एक पुलिस कांस्टेबल के ठिकाने पर छापा मारा। कांस्टेबल विजय कुमार पर आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप है। बताया जा रहा है कि विजय कुमार के कुल 48 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, जबकि धारवाड़ में बेलगाम निगम सहायक आयुक्त के घर पर भी छापा मारा गया। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ही प्रदेश के 23 जिलों में छापेमारी चल रही है। छापेमारी कर रही लोकायुक्त की टीम में 200 अधिकारी शामिल हैं। मंच पर बदजुबानी और फिर नेताजी को हंसी भी आई। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए देश की सबसे सुरक्षित जेल कही जाने वाली तिहाड़ में कैदी के पास कहां से आया मजिस्ट्रेट का फर्जी ऑर्डर। तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी ने स्पोर्ट शूज पहनने के लिए कोर्ट का फर्जी ऑर्डर तैयार कर लिया। जब उसे स्पोर्ट शूज पहने देखा गया तो पूछताछ हुई। इसके बाद उसने कोर्ट का ऑर्डर दिखा दिया। जांच में वो ऑर्डर फर्जी निकला। इसके बाद कैदी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख शाहनवाज आलम ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला तथ्यों के आधार पर नहीं, भावनाओं के आधार पर दिया गया। शाहनवाज के मुताबिक केवल कांग्रेस सरकार में ही मस्जिद और मजार सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता नामांकन कक्ष में जाना चाहते हैं, जबकि अनुमति केवल 5 लोगों की है। बिहार में बेहटा में पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पशु विभाग ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पशुओं से भरा एक ट्रक बरामद हुआ है। फिलहाल गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इनके जरिए बड़ी मछली तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है। बिहार में शिक्षा विभाग ने टीचर्स के लिए नया फरमान जारी किया है। अब टीचर्स को मिड डे मील से खाली हुए बोरों को बेचने का आदेश दिया गया है। इसके लिए बाकायदा कम से कम 20 रुपए प्रति बोरे का रेट भी तय किया गया है। और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला इन दिनों अपने बयानों की वजह से लगातार विवादों में हैं। पहले बीजेपी वोटर्स के लिए राक्षस असुर का जिक्र करने वाले अब सुरजेवाला का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। एक जनसभा में उनकी जुबान फिर से फिसली।
एक चुटकुला सुनाते हुए कांग्रेस के सांसद की जुबान कुछ इस कदर चली कि हम उसको आप सुना भी नहीं सकते। इस वक्त मंच से बाकायदा गाली का इस्तेमाल किया गया। मामला 12 अगस्त का है और हरियाणा के कैथल के कुराड़ गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि मंच पर बदजुबानी के बाद भी नेताजी को किसी तरह का अफसोस होता दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव करीब हैं, ऐसे में सियासत भी तेज हो गई है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर हुई एफआईआर वापस लेने की मांग के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। मौजूदा राज्य को चूड़ियां दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तो जमकर झड़प हुई। पुलिस ने मौके से कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए हैं। भोपाल की तरह ही कांग्रेस ने प्रदेश के कई जिलों में जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने सरकार को घेरते हुए 50% कमीशन के पत्र का जिक्र किया था, जिस पर प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने ट्वीट किया। लेकिन सरकार ने पत्र को ही फर्जी बताते हुए प्रियंका समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 41 जगहों पर एफआईआर दर्ज करा दी थी, जिसके बाद कांग्रेस और हमलावर हो गई है। और राजस्थान से खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान बीजेपी ने संकल्प पत्र और प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है। बड़ी बात यह है कि दोनों कमेटी में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं है। 25 सदस्यों की संकल्प पत्र कमेटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को संयोजक बनाया गया है, जबकि 21 मेंबर्स की चुनाव प्रबंधन समिति में पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। इसी कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत 6 लोगों को सह संयोजक बनाया गया है। और पुतिन के वफादार का सबसे बड़ा धोखा, ये पूरी खबर आगे आप देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ज्ञानवापी विवाद पर मुस्लिम पक्ष को किसने भेजा समझौता पत्र। ज्ञानवापी को लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ ने मुस्लिम पक्ष को समझौता पत्र भेजा है, जिसमें मामले को आपसी सहमति और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की बात कही गई है। उधर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने ट्वीट करके कहा है कि 1 इंच भी समझौता नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष माफी मांगे और अपना अवैध कब्जा हटा ले। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर चुटकी लेते हुए तंज कसा है। नरोत्तम ने कहा कि दिग्विजय सिंह की आंखों का फ्लू ठीक हो गया है, उनकी आंखों के जाले साफ हो रहे हैं, इसलिए अब उन्हें बजरंग दल में अच्छे लोग दिखाई देने लगे हैं। कल दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद कांग्रेस बजरंग दल को बैन नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया। योगी ने जनता दरबार में आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों की समस्याओं को फौरन निपटाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। तिहाड़ में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्या केस में कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों को चार्जशीट की कॉपी देने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस ने 936 पेज की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। राहुल गांधी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम के नाम बदले जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पहचान उनके कर्म है, नाम नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया था। और अब सोचिए कि कई हजार फीट की ऊंचाई पर अगर किसी विमान के पायलट को हार्ट अटैक आ जाए तो उस विमान में सवार यात्रियों का क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ अमेरिका के मियामी से चिली जा रहे एक विमान में हुआ। जब वो विमान आसमान में उड़ान भर रहा था तो अचानक पायलट की तबीयत खराब हो गई। कुछ ही देर में उसे हार्ट अटैक आया और वो बाथरूम में गिर पड़ा। ये खबर सुनकर विमान में सवार 271 यात्रियों की जान उनके हलक में अटक गई, लेकिन फौरन ही विमान के को पायलट ने कमान संभाली और पनामा में उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित लैंड करवा दिया गया, लेकिन विमान के पायलट की जान नहीं बचाई जा सकी। और क्या आप भी उठते ही कॉफी पीते हैं? अगर हां तो फौरन बंद कर दीजिए, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जागते ही कॉफी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जागने के 1 घंटे बाद ही कॉफी पिएं। 1 कप कॉफी पीने से 7 घंटे बाद भी आधा कैफीन आपके शरीर में रहता है। इसलिए अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है तो दिन की आखिरी कॉफी दोपहर 2 बजे के आसपास पी लें। ज्यादा कॉफी आपकी नींदें उड़ा सकती है। दरअसल जब हम जागते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल हाई होता है। कैफीन कॉर्टिसोल हार्मोन के खिलाफ काम करता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बिगड़ सकता है। कॉर्टिसोल हार्मोन स्वाभाविक रूप से आपको जगाता है, जिससे आप दिन भर शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट महसूस करते हैं। कॉफी कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर उल्टे असर भी दे सकती है। और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने अपने सभी कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने का फैसला किया है। अभी तक आपने सभी कंप्यूटर्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, वहां एक्चुअली विंडोज इस्तेमाल किए जाते रहे, लेकिन अब उनकी जगह माया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो देश में बनाया गया अपना देसी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका इस्तेमाल होगा। दरअसल पिछले कुछ समय से रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर्स पर मैलवेयर और रैंसमवेयर का खतरा बढ़ गया है, इसलिए उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने का फैसला लिया जा रहा है। और अब बहुत जल्दी से खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने पद निकाला है सिविल जज का। योग्यता है लॉ ग्रेजुएट। आवेदन कर सकते हैं jpsc.gov.in पर।
तारीख आखिरी जो है वो 21 सितंबर है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पद निकाला है सुपरवाइजर का। आवेदन कर सकते हैं mpmetrorail.com पर। आखिरी तारीख है 31 अगस्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पद निकाला है असिस्टेंट टाउन प्लानर का। uppsc.up.nic.in पर आवेदन किया जा सकता है। और अब देख लीजिए आज शेयर बाजार में क्या हुआ, ऊपर या नीचे, और आगे क्या होगा। कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से आज गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। सेंसेक्स 388 पॉइंट गिरकर 65,151 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी में करीब 100 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 19,365 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोने और चांदी दोनों के भाव गिरे। 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 58,476 रुपए रही, तो सिल्वर ने प्रति किलो 69,840 रुपए पर कारोबार किया। इस साल आईपीओ मार्केट में बहार देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 महीने में करीब 71 कंपनियां आईपीओ लाने की योजना बना रही हैं। सेबी की तरफ से आईपीओ लॉन्च करने के लिए अब तक करीब 41 कंपनियों को मंजूरी दी जा चुकी है। चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक कार कंपनी बेल्जियो ड्रीम ने भारतीय बाजार में उतरने की बड़ी तैयारी कर ली है। BYD ने इंडियन मार्केट के लिए अपनी नई कार सी लायन का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है। इसकी रेंज करीब 700 किलोमीटर की हो सकती है। सेल्स के मामले में कंपनी ने पिछले साल टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया था। हीरो मोटोकॉर्प नेक्स्ट जनरेशन करिश्मा लॉन्च करने की तैयारी में है। अपकमिंग बाइक की झलक पेश करने से पहले हीरो मोटोकॉर्प ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ एक छोटा वीडियो शेयर किया है। बाइक 29 अगस्त को लॉन्च होगी। मेड इन इंडिया होगा आईफोन 15। तमिलनाडु में फॉक्सकॉन ने फोन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। भारत में आईफोन 15 को सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें डायनेमिक आइलैंड फीचर और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट होगा। और ब्रेक के बाद आप बिग एंड बोल्ड स्पेशल में देखने वाले हैं कि क्या भारत के चंद्रयान ने रूस के लूना 25 को पीछे कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना, मिस मत कीजिएगा, फौरन आ रहे हैं। भारत के मिशन मून को लेकर आज बड़ी खबर आई। चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल ने लैंडर मॉड्यूल से खुद को अलग कर लिया। मतलब यह कि अब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि चांद की सतह और लैंडर विक्रम की दूरी करीब 150 किलोमीटर रह गई है। और अब इसरो को 23 अगस्त का इंतजार है, क्योंकि उसी दिन लैंडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, स्मूथ लैंडिंग। तो अब जो होने वाला है वो ये है कि लैंडिंग होगा, लेकिन ये लैंडिंग जो है सबसे लास्ट का फेज, ये मिशन मून का सबसे टफ टास्क है। इसरो ने इसको लेकर क्या खास तैयारियां की हैं? साउथ पोल पर लैंडिंग से इंडिया को क्या मिलने वाला है? इसरो के साइंटिस्ट को मालूम था कि साउथ पोल पर लैंडिंग टफ है, तो बावजूद इसके इसी जगह को टारगेट के तौर पर सेलेक्ट क्यों किया गया? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाले हैं। 3, 2, 1, 0। जिस पल का इंतजार देश पिछले 35 दिन से कर रहा था, आखिर वो घड़ी आ ही गई और हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में नया इतिहास रचा। घड़ी ने जैसे ही दोपहर 1:15 का समय दिखाया, अंतरिक्ष में मिशन चंद्रयान का लेटेस्ट फेज स्टार्ट हो गया। चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया गया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने प्लान किया था। इस प्लान का सक्सेस रेट 100% रहा। इधर मिशन अकम्प्लिश्ड हुआ, उधर इसरो के सेंटर में नया मैसेज डिकोड किया गया। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट मेट। इसी के साथ अब मिशन चंद्रयान का सेकेंड लास्ट फेज स्टार्ट हो गया है। अब भारत अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने की तैयारी में है, जिसकी पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार है। बस मिशन पर स्टेप बाय स्टेप प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते रहना है। अब इस मिशन में आगे क्या क्या होने वाला है? इसरो ने बताया कि लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद अब शुक्रवार शाम करीब 4 बजे लैंडर की डीबूस्टिंग की जाएगी, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। डीबूस्टिंग से लैंडर को थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। जब चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी, तब लैंडिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रमा पर विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मिशन चंद्रयान के लैंडिंग का फेज ही सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि पिछली बार मिशन इसी फेज में फेल हुआ था। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होगी। विक्रम लैंडर को चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए
90 डिग्री के कोण पर चंद्रमा की तरफ से चलना शुरू करना होगा। इस लैंडिंग के दौरान चंद्रयान की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो थ्रस्टर की मदद भी ले सकता है। इंडिया का मिशन मून सेकेंड लास्ट फेज में है। चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान फिलहाल चांद के आखिरी ऑर्बिट में मौजूद है, जहां से चंद्रयान और चांद की दूरी करीब 150 किलोमीटर है और लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद आगे क्या होगा, इसे भी समझ लीजिए। विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा। प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल खुलेंगे। रोवर चांद की सतह पर घूमकर डेटा जुटाएगा। डेटा को रोवर लैंडर को ट्रांसफर करेगा। लैंडर विक्रम डेटा को इसरो के कंट्रोल रूम में भेजेगा। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है इस बार भारत का चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहेगा, क्योंकि पिछले मिशन की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार मिशन मून में कई तब्दीलियां हुई हैं। इस बार मिशन मून में क्या क्या बदलाव हुए हैं उसे जानने से पहले पिछले मून में क्या गलती हुई थी एक बार उसे समझ लेते हैं। मिशन चंद्रयान 2 के फेल होने की 3 बड़ी वजह थी। पहली, चंद्रयान 2 में 5 इंजन। दूसरी वजह, क्राफ्ट की स्पीड ज्यादा होने के कारण कंट्रोल छूटा। और तीसरी वजह, क्राफ्ट लैंडिंग स्पॉट नहीं ढूंढ पाया। अब जरा इसे और आसान भाषा में समझ लीजिए। मिशन चंद्रयान 2 में चंद्रयान की स्पीड कम करने के लिए 5 इंजन लगाए थे, लेकिन ज्यादा इंजन होने के कारण अधिक दबाव पैदा हुए, जिससे लैंडर अपनी जगह से अस्थिर हो गया। वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को थ्रस्ट कहा जाता है। थ्रस्ट के कारण ही इसरो का लैंडर से कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। इसके बाद लैंडर लैंडिंग स्पॉट नहीं ढूंढ पाया। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक पिछली बार जो मिशन चंद्रयान की तैयारी थी उसमें सक्सेस बेस्ड डिजाइन तैयार किया गया था, लेकिन इस बार इसरो ने फेलियर बेस्ड डिजाइन तैयार किया है। मतलब ये, इस डिजाइनिंग में मिशन फेल होने के चांस न के बराबर होते हैं। इस बार लैंडिंग साइट के लिए 500 गुणा 500 मीटर के छोटे पैच की बजाय 4.3 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर के बड़े इलाके को टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा ईंधन की क्षमता भी बढ़ाई गई है, ताकि अगर लैंडर को लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में मुश्किल हो तो वो किसी वैकल्पिक लैंडिंग साइट तक पहुंच सके। इसमें ईंधन की कमी जैसी बाधा न आए। इसके साथ साथ लैंडर के 6 पहियों को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसरो के मुताबिक इस बार विक्रम लैंडर के पहिए पिछली मशीन के लैंडर से करीब 50% ज्यादा मजबूत है। विक्रम लैंडर की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत इतिहास रचेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। इस कारनामे के बाद पूरी दुनिया भारत का लोहा मान जाएगी। यही वजह है कि दुनिया भर के देशों की नजर भारत के मिशन मून पर टिकी है। दूसरी वजह ये कि साउथ पोल पर लैंडिंग आसान नहीं है। इंडिया एक टफ टारगेट को अचीव करने वाला है। साउथ पोल पर लैंडिंग मुश्किल इसलिए है क्योंकि साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। अंधेरे की वजह से कुछ देख पाना कठिन है। तापमान 0 से 235 डिग्री नीचे रहता है। साउथ पोल पर लंबी परछाई बनती है। गड्ढे होने की वजह से लैंडिंग बहुत टफ है। ये बात इसरो के वैज्ञानिक भी जानते हैं, लेकिन इतिहास वही रच पाता है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। इसी वजह से इंडिया ने साउथ पोल को अपना टारगेट बनाया है। दुनिया का हर बड़ा देश इंडिया के इस मिशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि चांद को लेकर दुनिया की जितनी प्लानिंग है, चाहे चांद पर जीवन या फिर पानी की खोज, सब मिशन से पूरा हो सकता है। साउथ पोल पर पानी की मौजूदगी की संभावना है। चांद के इस हिस्से में खनिज की संभावना है। सौरमंडल के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। ग्रह के निर्माण बारीकी को समझने में यह मददगार साबित होगा। भारत ने चांद की तरफ अपना चंद्रयान 3 क्या भेजा, पूरी दुनिया चांद को पाने की रेस में शामिल हो गई। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब 11 अगस्त को रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने चांद के लिए अपना मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया। यानी भारत के बाद रूस ने भी चांद को पाने के लिए रेस लगा दी। लेकिन ये दुश्मनी की नहीं, दोस्ती की रेस है। इस रेस में हम नंबर 1 है और हमारा दोस्त रूस दूसरे नंबर पर। रूस का दावा है कि उसका लूना 25 21 से 24 अगस्त के बीच चांद के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। यानी वो हमारे चंद्रयान 3 से पहले भी लैंड कर सकता है और बाद में भी। अब हर किसी के मन में यह सवाल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?
10 से 14 दिन के भीतर ही रूस का स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंच जाएगा, जबकि भारत के चंद्रयान 3 को 40 दिन से ज्यादा का वक्त लग रहा है। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस का वो पावरफुल रॉकेट जो उसके लूना 25 को चांद की तरफ ले जा रहा है। रूस के इस रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1B। ये करीब 46 मीटर लंबा है। इसका व्यास 10.3 मीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने के लिए काफी ताकतवर रॉकेट और फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और रूस का सोयूज 2.1B इस काम में पूरी तरह सक्षम है। अब रूस के पास में तो हमारे स्पेस प्रोग्राम से पहले से उनका स्पेस प्रोग्राम चला रहा है। लगभग उम्मीद करते हैं कि उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी उन्नत होगी उस रूप में। तो यह दूसरा कारण हो सकता है, और तीसरा कारण हो सकता है कि उन्होंने इस सारे बातों को रणनीतिक रूप से देखा होगा कि भारत कब लॉन्च कर रहा है, भारत के पास में कैसा है। दरअसल रूस का मिशन मून उसके ताकतवर रॉकेट की वजह से बहुत खर्चीला है, जबकि भारत ने उसके बजट के मुकाबले बहुत कम पैसों में चांद को फतेह करने का प्लान बनाया है। ऐसा भी नहीं कि भारत का रॉकेट ताकतवर नहीं है। अगर चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट तक पहुंचा तो उसमें बड़ी भूमिका भारत के उस रॉकेट की ही है। भारत ने मिशन मून को सबसे कम बजट में तैयार किया है। इसरो ने मिशन मून के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। ये रॉकेट अंतरिक्ष में भारी से भारी सैटेलाइट को भेजने में सक्षम है। चंद्रयान 3 को ले जाने वाले LVM-3 रॉकेट की लंबाई 43.5 मीटर और इसका वजन करीब 642 टन है। इसी रॉकेट ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचाया। अब आसान भाषा में समझिए कि रूस ने जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया उसके फ्यूल में बहुत ज्यादा खर्च होता है, इसीलिए वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद चांद के हाईवे पर निकल जाएगा, जबकि भारत ने कम फ्यूल की खपत करते हुए चांद के गुरुत्वाकर्षण का फायदा उठाया और चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचा दिया। और अब भारत कीर्तिमान रचने से बस एक कदम दूर है। चांद पर लैंडिंग की तैयारी तेजी से चल रही है। इसरो के वैज्ञानिक अब 23 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन विक्रम लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। शाम तकरीबन 5:47 पर लैंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो फिर भारत नया इतिहास लिखेगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए नया बेस मिलेगा। अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत एक मजबूत प्लेयर बनेगा। पूरी दुनिया के मंच पर इसरो का डंका बजेगा। इस मिशन से यह साबित हो जाएगा कि भारत बिना विदेशी सहयोग अकल्पनीय मुकाम हासिल करने में सक्षम है। इसके साथ साथ आदित्य और गगनयान जैसे मिशन के लिए वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।